हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। आज हम देखेंगे मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन। ये क्लास नोट्स है, आइए देखते हैं। भारतीय कला के इतिहास में मौर्य कला का विशिष्ट स्थान है। मौर्य काल में शांति, सुरक्षा, स्थिरता एवं आर्थिक समृद्धि के कारण कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में व्यापक विकास देखा गया। मौर्य काल में कला का विकास दो स्तर पर हुआ: राजकीय कला या अभिजात वर्गीय कला, दूसरा लोक कला या स्थानीय कला। मौर्यकालीन कला के तहत भारतीय अवधारणा एवं विदेशी तकनीकी का बेहतर समन्वय देखा गया। मौर्य कला के विकास में सर्वाधिक योगदान चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का रहा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारतीय कला के इतिहास में मौर्य कला का विशिष्ट स्थान है। मौर्य काल में शांति, सुरक्षा, स्थिरता एवं आर्थिक समृद्धि के कारण कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में व्यापक विकास देखा गया। मौर्य काल में कला का विकास दो स्तर पर हुआ: राजकीय कला, अभिजात वर्गीय कला, दूसरा लोक कला या स्थानीय कला। मौर्यकालीन कला के तहत भारतीय अवधारणा एवं विदेशी तकनीकी का बेहतर समन्वय देखा गया। मौर्य कला के विकास में सर्वाधिक योगदान चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का रहा। मौर्य कला के विकास में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने रुचि लिया। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र के कुम्हरार में एक भव्य राजमहल का निर्माण करवाया। यह राजमहल काफ़ी भव्य, विशाल एवं अद्भुत कलाकृति का मिश्रण था। लकड़ी एवं पत्थर की सहायता से निर्मित इस राजमहल की बनावट को देखकर यूनानी यात्री एरियन लिखता है कि यह सूसा, यूनान एवं एकबताना, ईरान से भी भव्य था। चीनी यात्री फाहियान इस राजमहल के बारे में लिखता है कि इस प्रकार की राजमहल का निर्माण किसी दैवीय शक्ति के द्वारा ही संभव रहा होगा। मौर्य कला के विकास में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने रुचि लिया। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र के कुम्हरार में एक भव्य राजमहल का निर्माण करवाया। यह राजमहल काफ़ी भव्य, विशाल एवं अद्भुत कलाकृति का मिश्रण था। लकड़ी एवं पत्थर की सहायता से निर्मित इस राजमहल की बनावट को देखकर यूनानी यात्री एरियन लिखता है कि यह सूसा, यूनान एवं एकबताना, ईरान से भी भव्य था। चीनी यात्री फाहियान इस राजमहल के बारे में लिखता है कि इस प्रकार की राजमहल का निर्माण किसी दैवीय शक्ति के द्वारा ही संभव रहा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भव्य पाटलिपुत्र नगर की किलाबंदी करवाया। यूनानी विद्वान मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के लिए पोलीब्रोथा नाम का प्रयोग किया है। इनके अनुसार 9.5 मील की दूरी में स्थित पाटलिपुत्र नगर की किलाबंदी लकड़ी एवं पत्थर की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। इस किलाबंदी में जगह जगह 64 प्रवेश द्वार एवं 570 बुर्ज अर्थात टावर निर्मित थे। चारदीवारी के चारों ओर नहरों का निर्माण हुआ था जो देखने में काफ़ी अद्भुत लगता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भव्य पाटलिपुत्र नगर की किलाबंदी करवाया। यूनानी विद्वान मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के लिए पोलीब्रोथा नाम का प्रयोग किया है। इनके अनुसार 9.5 मील की दूरी में स्थित पाटलिपुत्र नगर की किलाबंदी लकड़ी एवं पत्थर की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। इस किलाबंदी में जगह जगह 64 प्रवेश द्वार एवं 570 बुर्ज निर्मित थे। चारदीवारी के चारों ओर नहरों का निर्माण हुआ था जो देखने में काफ़ी अद्भुत लगता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र स्थित उज्जयंत पर्वत को काटकर सुंदर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इस झील के निर्माण में बेहतर ज्यामिति का प्रयोग किया गया। कालांतर में अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त जैसे शासकों ने इसका पुनर्निर्माण कराया। मौर्य कला के विकास में सर्वाधिक योगदान अशोक का रहा। इस समय कला का बहुआयामी विकास हुआ। अशोक ने कई स्तूप, गुफा एवं स्तंभों का निर्माण कराया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र स्थित उज्जयंत पर्वत को काटकर सुंदर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इस प्रकार इस झील के निर्माण में बेहतर ज्यामिति का प्रयोग किया गया। कालांतर में
अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त जैसे शासकों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। मौर्य कला के विकास में सर्वाधिक योगदान अशोक का रहा। इस समय कला का बहुआयामी विकास हुआ। अशोक ने कई स्तूप, गुफा एवं स्तंभों का निर्माण कराया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें सांची, भाड़ूत तथा सारनाथ जैसा स्तूप काफ़ी भव्य है। शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने सांची एवं भाड़ूत के स्तूप का पुनर्निर्माण कराते हुए उसमें से लकड़ी के खिड़की एवं दरवाजे को निकलवाकर संगमरमर का खिड़की एवं दरवाजा लगवाया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें सांची, भाड़ूत तथा सारनाथ जैसा स्तूप काफ़ी भव्य है। शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने सांची एवं भाड़ूत के स्तूप का पुनर्निर्माण कराते हुए उसमें से लकड़ी के खिड़की एवं दरवाजे को निकलवाकर संगमरमर का खिड़की एवं दरवाजा लगवाया। अशोक ने गया के बराबर पहाड़ी को कटवाकर विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि, सुदामा, कर्ण चौपड़ा जैसा गुफाओं का निर्माण करवाया एवं लेख लिखवाया। अशोक ने इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दे दिया। अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी को कटवाकर गोपिका, बहिलिका जैसी गुफाओं का निर्माण करवाया एवं इन गुफाओं को बौद्ध संप्रदाय के भिक्षुकों को दान में दे दिया। अशोक ने गया के बराबर पहाड़ी को कटवाकर विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि, सुदामा, कर्ण चौपड़ जैसे गुफाओं का निर्माण करवाया एवं लेख लिखवाया। अशोक ने इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दे दिया। अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी को कटवाकर गोपिका, बहिलिका जैसी गुफाओं का निर्माण करवाया एवं इन गुफाओं को बौद्ध संप्रदाय के भिक्षुकों को दान में दे दिया। अशोक के द्वारा करवाए गए सबसे महत्वपूर्ण कार्य एकाश्म स्तंभ का निर्माण है। अशोक अपने विचारों एवं भावनाओं को देशवासियों को अवगत करवाने के लिए अनेक स्तंभों का निर्माण कराया। अशोक के द्वारा करवाए गए सबसे महत्वपूर्ण कार्य एकाश्म स्तंभ का निर्माण है। अशोक अपने विचारों एवं भावनाओं को देशवासियों को अवगत कराने के लिए अशोक अनेक स्तंभों का निर्माण कराया। अशोक चुनार जो यूपी में है, अशोक चुनार से प्रस्तर पत्थर मंगवाकर उस पर पॉलिश करवाता था एवं उससे देश के विभिन्न भागों में स्थापित करवाता था। अशोक के द्वारा पॉलिश करवाने की तकनीक इतनी कुशल थी कि वह आज भी चमकीला है। अशोक स्तंभ पर पशु, पक्षी एवं विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों को बनवाता था, जैसे हाथी, घोड़ा, बैल आदि की आकृति। सारनाथ से प्राप्त स्तंभ के ऊपर 4 सिंह आपस में पीठ सटाकर चारों दिशाओं की ओर देख रहा है। इस स्तंभ पर धर्मचक्र बना हुआ है एवं सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। मौर्य काल में लोक कला के तहत स्थानीय स्तर की संस्कृति को महत्व दिया गया। इसके तहत मृदभांड, मूर्ति, खिलौना आदि का निर्माण हुआ। मौर्यकालीन सबसे आकर्षक उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड है। पाटलिपुत्र के लोहानीपुर से 2 जैन तीर्थंकर की मूर्ति मौर्यकालीन मिला है। इसके अलावा 2 अन्य मूर्ति भी पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं, जिसे के.पी. जायसवाल जैसे इतिहासकारों ने अजातशत्रु एवं उदयीन की मूर्ति का संज्ञा दिया है। मौर्य काल में लोक कला के तहत स्थानीय स्तर की संस्कृति को महत्व दिया गया। इसके तहत मृदभांड, मूर्ति, खिलौना आदि का निर्माण हुआ। मौर्यकालीन सबसे आकर्षक उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड है। पाटलिपुत्र के लोहानीपुर से 2 जैन तीर्थंकर की मूर्ति मौर्यकालीन मिला है। इसके अलावा 2 अन्य मूर्ति भी पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं, जिसे के.पी. जायसवाल जैसे इतिहासकारों ने अजातशत्रु एवं उदयीन की मूर्ति का संज्ञा दिया है। पटना सिटी के दीदारगंज से बड़े पैमाने पर यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिली है, जिसे चावर धारण किए हुए दिखाया गया है। इसे स्थानीय सुरक्षा के देवता के रूप में मान्यता प्राप्त थी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खिलौने के रूप में भी मूर्तियां प्राप्त हुई है। पटना सिटी के दीदारगंज से बड़े पैमाने पर यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिली है, जिसे चावर धारण किए हुए दिखाया गया है। इसे स्थानीय सुरक्षा के देवता के रूप में मान्यता प्राप्त थी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खिलौनों के रूप में भी मूर्तियां प्राप्त हुई है, जो मौर्यकालीन स्थानीय कला का उदाहरण है। इसके बाद ये आप फिगर बना सकते हैं, देख लीजिए।
अंत में निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मौर्य काल में स्थानीय एवं राजकीय दोनों स्तर पर कलाओं का समुचित विकास हुआ, जिससे हमें मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मौर्य काल में स्थानीय एवं राजकीय दोनों स्तर पर कलाओं का समुचित विकास हुआ, जिससे हमें मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस काल के दौरान विकसित कला परंपरा आज भी कला प्रेमियों के बीच प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो क्लास नोट्स के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।